चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अगर बात की जाए तो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से भी क्या किया है, जाना जाता है या बोला गया है या बोले हैं। तो हम लोग बात किए, कल हम लोग पढ़े थे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम लोगों ने कल पढ़ा कि आधुनिक का मतलब क्या होता है। आधुनिक का मतलब ये होता है कि नया या फिर शुरुआत करना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था हम लोग। अब बात करें कि आधुनिक काल का शुरुआत कब से हुआ था, तो बात करें तो तीन समय इसका बताया गया है। एक 1850 बताया गया था, एक 1857 बताया गया था, एक 1868 बताया गया था। तो 1850 मतलब भारतेंदु जी का जन्म हुआ है। तो 1850 मानने वाले थे मैनेजर पांडे, और 1857 मानने वाले डॉक्टर नागेंद्र, और 1868 जो मानने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि हम 1868 मानते हैं। और यही पूर्ण रूप से क्या था, सर्वमान था। यानी सभी लोग का मत था कि ठीक है, 1868 से ही हिंदी का आधुनिक काल की शुरुआत होता है। अब यहाँ तक बात जब हो गया था तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका नाम यानी नामकरण, कौन कौन व्यक्ति है जो कौन कौन नाम से जानता है। अब वर्तमान काल, क्या बोला गया है, वर्तमान काल। अब वर्तमान आधुनिक काल को क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा किसने दी है या वर्तमान काल किसने कहा है। तो वो मिस्र बंधु जो लोग थे, यानी तीन गो भाई थे, तीनों मिस्र थे, तो उन्होंने ही वर्तमान काल कहा है। किसको, आधुनिक काल को। अब आधुनिक काल या फिर गद्य काल किसने कहा है, तो कौन थे वो जो आधुनिक काल या फिर गद्य काल कहा है। तो हम लोग गद्य काल ही पढ़ ही रहे हैं। और ये शुक्ल जी ने कहा था कि आधुनिक काल को गद्य काल। और आधुनिक काल किसने कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे और एक और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दिया है। अब यहाँ तक जब हम लोग पढ़ लिए थे तो इसका बंटवारा भी कर दिए थे, यानी उपविभाजन। अब इसमें हम लोग पढ़े थे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। तो यहाँ तक हो गया था। तब हम लोग पढ़े थे आधुनिक काल में इसका उत्थान के बारे में पढ़े थे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कितने भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो अगर बात किया जाए तो तीन भागों में बांटा है। कितने भाग में, तीन भाग में बांटा है। और तीन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक है प्रथम उत्थान। पहला क्या है, प्रथम प्रथम उत्थान, यानी पहला भाग। पहला भाग क्या है, तो 1868 से स्टार्ट होगा। पहला भाग कब से स्टार्ट होगा, 1868 से, और 1893 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है भारतेंदु युग। इसका क्या नाम दिया गया है, भारतेंदु युग। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, यानी भारतेंदु युग कब से स्टार्ट हुआ है और कब पे जाकर खत्म हुआ है। तो 1868 में शुरुआत हुआ है, 1893 में जाकर क्या हो गया है, समाप्त यानी खत्म हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम उत्थान। क्या बोलेंगे, हाँ ये वाला ना, ये 18 है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रथम उत्थान। अब पहला समझ में आ गया कि प्रथम उत्थान क्या है। अब आएंगे हम लोग सेकंड नंबर पे। ये पहले नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब दूसरा उत्थान के बारे की बात किया जाए तो हम लोग इसे बोलते हैं द्वितीय उत्थान। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय उत्थान। यानी जब, अच्छा पहला जब खत्म होगा तभी क्या होगा, दूसरा स्टार्ट होगा। यानी हाँ, जब तक पहला ना खत्म हो तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि जब तक हम पुराना ना छोड़ दे तब तक हम नया अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर द्वितीय उत्थान की बात किया जाए तो 1893 से स्टार्ट होता है। क्यों, यहाँ पे खत्म हो रहा है 1893 पे, और 1918 ईस्वी तक चला जाता है। कहाँ तक, 1918 ईस्वी तक। अब इसको बोला गया है द्विवेदी युग। इसको क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये युग आया है। तुम्हारे बुक में दिया होगा, डायरेक्ट दे दिया है या फिर सीरीज में दिया है,
भारतेंदु युग भी दिया होगा, द्विवेदी युग भी दिया होगा, लेकिन आया कैसे है ये हम बता चुके हैं। कैसे आया है? तो आधुनिक काल को जब बंटवारा किया गया है, ठीक है, उससे आया है। तो ये दूसरा उत्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विवेदी युग। अब हमारा है तीसरा नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीय उत्थान। क्या बोलेंगे? तृतीय उत्थान। अब तृतीय उत्थान का अगर बात किया जाए तो इसका समय है 1918 से 1936 ईस्वी, ठीक है। इसको बोलते हैं छायावादी युग। क्या बोलते हैं? आप समझ लो इसको क्या क्या बोला जाए। छायावादी बोला जाता है, छायोदोत्तर बोला जाता है। हाँ, छायोदोत्तर, ये तुम्हारे किसी किसी बुक में ये भी दिया है, छायोदोत्तर बोला जाता है। फिर शुक्ल युग बोला जाता है। मतलब तीनों नाम से जाना जाता है, छायावादी युग के नाम से भी, छायोदोत्तर युग के नाम से भी, शुक्ल युग के नाम से भी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इतने में? क्या कंफ्यूजन बताओ? अच्छा नहीं है, मुझे लगा बोल रहे हो कंफ्यूजन है। तो समझ में आया कि आधुनिक काल को कैसे बांटा गया है। अब बुक में दिया होगा भारतेंदु युग, तो ये पता चल जाएगा ना कि कैसे आया है, या फिर द्विवेदी युग तो कैसे आया है, छायावादी युग तो कैसे आया है, ठीक है। अब बात किया जाए भारतेंदु युग के कवि। क्या बात किया जाएगा? भारतेंदु युग के कवि। तो इनके कवि कौन कौन से? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हैं, कि भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से, ये क्वेश्चन आता है। और फिर द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, फिर छायावादी युग के कौन से कवि है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जो जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए भारतेंदु युग का कवि, तो भारतेंदु युग के कवि है प्रेमघन है, चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन है। फिर प्रताप नारायण मिश्र है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र है। ये भारतेंदु युग के कवि है। हाँ, एक इसमें आएंगे द्विवेदी युग के, इसमें आएंगे छायोदोत्तर युग के। तो जब द्विवेदी युग पढ़ाएंगे तो द्विवेदी युग के कवि लिखेंगे, छायोदोत्तर अभी हम बता सकते हैं, लेकिन एक एक करके क्रम वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, प्रताप नारायण है, फिर स्वयं भारतेंदु जी होंगे ही, हाँ इनके नाम पे ही है तो ये तो होंगे ही, भारतेंदु जी है। फिर उसके बाद बात किया जाए तो रामकृष्ण है, राधा कृष्ण है। जो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे हम लोग, सब नहीं पढ़ेंगे। राधा कृष्ण है बस, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आ जाता है कि भारतेंदु के कवि कौन कौन से है, और वो इसी में से ऑप्शनल में पूछ देता है, नहीं पढ़े रहेंगे तो गलती हो जाता है। राधा कृष्ण है, राम कृष्ण है, अंबिका राधा चरण गोस्वामी है, राधा चरण गोस्वामी है, ठीक है। फिर राधा कृष्ण दास है, कौन है? राधा कृष्ण दास, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर अंबिका दत्त व्यास है, अंबिका दत्त क्या है? व्यास है, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास है। फिर ठाकुर है, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। ये सभी के सभी कृष्ण जितने कवि हम लिखवा रहे हैं, ये तो कभी कोई बताएगा नहीं, तुम लोग को बता रहे हैं क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। बाल कृष्ण भट्ट ये सभी के सभी भारतेंदु के कवि लिखवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही द्विवेदी युग जब पढ़ाएंगे तो इनके भी कवि होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत होंगे, हाँ बहुत सारे निकल मिलेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो जो हमारे जरूरी है। बाल कृष्ण भट्ट है, किशोरी लाल गोस्वामी है, किशोरी लाल गोस्वामी है। ये हमारे तुम्हारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी एक दो रचनाएं बहुत बार पूछी गई है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास है, लाला श्रीनिवास दास है, हाँ हाँ ये दोनों इम्पोर्टेंट है, लाला श्रीनिवास है। और इधर तो भारतेंदु जी इधर इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ये इतने इनके कवि है, ठीक। अब इनमें से जो जो हमें महत्वपूर्ण है, एक आध दो को पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है, और सब पढ़ लेंगे तो फिर 12 में नेट जीआरएफ में अंतर कुछ नहीं रह जाएगा ना। नेट जीआरएफ में पढ़ो, सिलेबस पढ़ोगे, हो जाओगे तो एक बार प्रोफेसर कहलाओगे, और 12 पास हुए तो खाली बोर्ड एग्जाम पास करने वाले कहलाओगे। तो फर्क है, बता देना लोग, हो गया होगा तो। यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये वाला मिटा दें तो। हाँ हाँ, ठाकुर इन्हीं में के हैं, ये सभी के सभी भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक। तो भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं वो समझ लो कि महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जब आएंगे तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब दिक्कत है कि भारतेंदु युग के कवि इतने सारे हैं, याद कैसे रखें इनको? हाँ, कोई जादू मंत्र जादू टोना जानना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, तो कैसे करेंगे, समस्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ट्रिक का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ट्रिक से चीजें को क्लियर कर लेंगे, फट से याद हो जाएगा जो महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के कवि हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिक है। हाँ, नहीं ट्रिक अगर याद रहेगा तो तुम नाम निकाल लोगे, बना लोगे, लेकिन ट्रिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ट्रिक की अगर बात किया जाए कि इसके ट्रिक को कैसे हम लोग याद करेंगे, तो प्रेम प्रभा राम रथा, ट्रिक क्या है, प्रेम प्रभा राम रथा, प्रेम प्रभा राम रथा अंबिका, मतलब 4-5 को मेनली इसमें आएगा भारतेंदु जी ही, लेकिन 4-5 को हम लोग याद कर लेंगे। प्रेम प्रभा राम राधा अंबिका, और प्रेम से क्या होगा, प्रेम घन, क्या बन जाएंगे, प्रेम घन बन जाएंगे, धन नहीं है घन है, ये बात का ध्यान रहे, प्रेम घन, ठीक है। प से प्रताप नारायण, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, अरे वही पूरा समझ लो, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ, भ से बन जाएंगे भारतेंदु जी, समझ में आ रहा है ना। राम से रामकृष्ण हो जाएगा, रामकृष्ण, ठीक। अब रामकृष्ण हो गया, और राधा से क्या होगा, राधा कृष्ण, और क्या था, रामचरण गोस्वामी भी था ना कहीं पे ना, रामचरण गोस्वामी, हाँ, राधा चरण गोस्वामी, इसे भी लिख सकते हो राधा चरण गोस्वामी, क्योंकि दोनों का राधा से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो 2 लोग हैं तो 2 लोग का नाम लिखाया गया। फिर राधा कृष्ण दास हुआ है, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, हाँ, ठीक है, राधा कृष्ण दास। फिर अंबिका दत्त व्यास, ये जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में बता दिए, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। लड़ने की संभावना है भारतेंदु जी से, चौधरी नारायण प्रेमघन से, प्रताप नारायण मिश्र से, ठीक है। 3 गो स्टार वाले हैं, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु। अगर इसमें बात किया जाए तो किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब ये ऊपर का 3 गो और ये 3 गो, यही 3 गो इम्पोर्टेंट है। अगर इतना हम लोग पढ़ लिए तो भारतेंदु युग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा युग स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया जाए भारतेंदु जी के बारे में, तो समय है, तो हेडिंग डालो भारतेंदु, हाँ, मिटा देना इसको। और ये समझ लो कि भारतेंदु तुम्हारे क्या बोलते हैं, सिलेबस के जान है, रीढ़ की हड्डी है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। हाँ, तो एकदम इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद रखना है,
है। बस सीरीज में तो कहना ही नहीं है भारतेंदु के। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रेम माधुरी से, इनका एक तुम्हारे बुक में दिया भी है काव्य, बहुत अच्छा काव्य है प्रेम माधुरी, जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि अपने प्रेम को लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए, अगर बताओगे तो क्या होगा, मजाक का कारण बनेगा, यानी तमाशा बनेगा। प्राइवेट का ही मतलब ये इसमें समझाने की कोशिश किया गया है ना कि क्या करो, अपनी अच्छाई क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ है वो दिखाओ, जो कमियां हैं उसको क्या करो, छुपा के रखो। नहीं तो क्या करेंगे लोग, कमियों पर अटैक करते हैं, ठीक है, अच्छाइयों पर नहीं अटैक करेगा। और क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कौन अच्छा है क्या नहीं, लेकिन आप अब कमी अपना बता देंगे तो कभी भी हमला करेगा लोग, तो किस पे करेगा, कमियों पे ही करता है। तो यही उसमें है प्रेम माधुरी में, हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु जी का, कि उसमें बताया गया कि अपने प्रेम को क्या करो, छुपा के रखो। अगर किसी को बताए तो कब तमाशा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। तो ये भारतेंदु जी की है, आगे हम लोग पढ़ेंगे काव्य जब पढ़ेंगे तो। अभी फिलहाल में हम लोग आधुनिक काल नहीं, अब तो आधुनिक काल से शुरुआत हो गया है। हेडिंग डालते हैं भारतेंदु। भारतेंदु जी बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, भारतेंदु। हाँ, गद्य काल जो स्टार्टिंग है भारतेंदु से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो हम लोग भारतेंदु जी के बारे में पढ़ेंगे, भारतेंदु जी से क्वेश्चन आते हैं, इसको समझेंगे। तो भारतेंदु जी का एक एक चीजें पढ़ेंगे, यहाँ से भर भर के आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भारतेंदु जी से, कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं कि इधर का उधर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम डिटेल से चलना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से आए उसका गर्दन मरोड़ दो। हाँ, डीप में, कि कहीं से ये ना लगे कि हम तो पढ़े नहीं है, जानते नहीं है, सुने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जन्म की बात किया जाए तो 9 सितंबर 1850 का वो समय है, ठीक है, जब भारतेंदु जी का क्या हुआ था, इस धरती पर जन्म हुआ था। अब भारतेंदु जी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र ये 35 साल जिए हैं, मात्र 35 साल, खाली 35 साल जिए हैं। अब सोचो कि 35 साल में वो बंदा क्या कर गया, जो जब तक हिंदी रहेगा तब तक भारतेंदु जी का नाम रहेगा, इतना अच्छा वो काम करके चले गए मात्र 35 साल की उम्र में। हाँ, 35 साल की उम्र में लोग क्या करते हैं, नौटंकी करके निकाल देता है 35 साल, लेकिन ये 35 साल में ही इतना अच्छा करके चले गए हिंदी के लिए कि आज कोई भी रचना हो, कोई भी हिंदी बात हो तो सबसे पहले भारतेंदु जी को याद किया जाता है। क्यों, क्योंकि आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले यही थे हिंदी में, ठीक। 1850। अब पूछा जाए कि जन्म स्थान, यानी भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो वहीं पे हुआ था जो महादेव की नगरी है, ठीक है। तो महादेव की नगरी काशी, क्या है, काशी, जिसको हम लोग वाराणसी बनारस जो भी समझना है बोलो, बनारस में इनका जन्म हुआ था। अब बात किया जाए कि भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या है, आज जो फेमस कवि हैं उनके पिता और माता का नाम हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त हो गए, हाँ, सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, ये सब ऐसे कवि हैं जिनके पिताजी का माता जी का नाम एकदम याद होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या नाम था, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ठीक है, समझ में आया। तो भारतेंदु जी के पिताजी का नाम पता चल गया, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। अब आगे इनके बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखते हैं आगे इनका जो क्या बोलते हैं, इनका उपनाम थोड़ा जान लेते हैं। नहीं, पिता का नाम महत्वपूर्ण है, माता का नाम उतना कोई खास है या नहीं है, छोड़ो, देखो आते हैं थोड़ा उपनाम।
हाँ, अब उपनाम क्या है? शनिचरी है, क्या तवारी है, कि सोमारी है, कि मंगरी है? हैं? तो इनका उपनाम बहुत ज्यादा है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कवि के उपनाम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर एक क्षेत्र में इतना बेहतर कर दिया है कि जिस क्षेत्र में काम किए है एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो 35 नाम होगा, 35 साल जी नहीं, नाम 4-5 है लेकिन बढ़िया बढ़िया नाम है। ठीक है, अब पहला नाम है रसा। क्या नाम है? रसा। दशा नहीं है, दशा तो खराब है। ठीक है, तो दशा का मत नाम लो, रसा का नाम लो। ये रसा है उर्दू में, इनका उर्दू में नाम क्या है? तो रसा है। ठीक है, अरे फिर दशा कर रही है, दशा बिगाड़ने के मूड में है क्या? हैं? तो रसा नाम है। ठीक है, जिसके महाकाल क्या है? वो स्वामी हो, मालिक हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो टेंशन नहीं, भगवान है। हाँ? तो समझ में है ना? रसा उर्दू में इनका नाम है। अब इनको नौ जागरण का भग्न दूत भी कहा गया है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, नौ जागरण का भग्न दूत। नौ, अच्छा नौ नहीं, नौ, नौ जागरण का भग्न दूत। ठीक, सॉरी भग्न दूत नहीं, अग्र है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो शुद्ध कर लो, सही कर लो, गलती हो गया। भग्न याद हो गया, पता नहीं कैसे। भग्नदूत एक रचना है अगेय की। भग्नदूत इतलियम, ये हम आगे पढ़ेंगे जब अगेय के बारे में, तो वही बार बार याद आ रहा था। नौ जागरण का अग्रदूत कहा गया है। ठीक है, ये पेपर में आएगा या आता है कि नौ जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो भारतेंदु जी को कहा गया है। ठीक है, अब अगला है हिंदी गद्य का जनक। हिंदी में गद्य की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बता दीजिए। हाँ, हिंदी गद्य का जनक। अब समझ लो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो या तो कोई रट्टा मारे रहा होगा, नहीं तो इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। हिंदी गद्य का जनक यानी हिंदी में गद्य की शुरुआत किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही हिंदी में गद्य की शुरुआत किया था। ठीक, अब अगला है हिंदी निबंध का जनक। यानी हिंदी में जो हम लोग निबंध लिखते हैं, गाय पर निबंध, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, हाँ? तो बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, लिख देते हैं लोग टीचर। एक ऐसा ही हुआ था बोर्ड एग्जाम में, लिख दिया था क्या? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय पर निबंध। तो टीचर क्या लिखा था? बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, और 2 लड्डू बनाकर दे दिया था। ठीक है, तो या फिर एक और था गाय पर निबंध, तो क्या कहता, गाय बना दिया था बढ़िया से, खूब मस्त गाय का चित्र, उस पर लिख दिया था निबंध। ठीक है, तो तेजस्वी लोग ऐसे करते रहते हैं। तो अगर बात किया जाए कि हिंदी में निबंध की शुरुआत किसने किया था, तो कौन थे वो? हाँ, तो हिंदी निबंध के जनक नहीं, वो बोला जाता है कि निबंध लिखो हिंदी में। हिंदी में निबंध के जनक। अच्छा, जनक मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, शुरुआत करने वाले जनक, मतलब जैसे जैसे पिता को जनक भी बोला गया है, पिताजी को क्या बोला गया? जनक भी बोला, क्योंकि इनके ही द्वारा जन्म हुआ है। ठीक, जन्म हुआ है यानी शुरुआत हुआ है, यानी शुरुआत हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? तो ये इनका इनका मूल नाम अगर पूछा जाए, मूल नाम मतलब वास्तविक नाम, ये भारतेंदु थोड़े इनका वास्तविक नाम था, ये मरने से 5 साल पहले इनको मिला है नाम। 1880 में इनको नाम दिया गया था भारतेंदु, उपाधि दी गई थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। नहीं तो पहले इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। लेकिन ये इतना अच्छे काम किए कि गांधी जी ने इनका क्या नाम उपाधि दे दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु लगा दिया गया, इनको उपाधि दे दिया गया। ठीक, हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, तो बताइए आगे सब बढ़ेंगे। अब ये अच्छे पत्रकार भी थे,
हाँ, अच्छे पत्रकार भी थे। यानी बहुत सारे पत्र लिखे, ऐसा पत्र लिखे कि अंग्रेजों की हालत खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम किसकी शासन थी? अंग्रेजों की। और भारत गुलाम था किसका? अंग्रेज का। तो ऐसे ऐसे बातें लिखे अपने पत्र में कि सारे लोग क्या हो गए, देशभक्त की तरफ मुड़ गए, देशभक्ति की तरफ, और अंग्रेजों का क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे, यानी विरोध करने लगे। ठीक, आजादी की बात करने लगे। अच्छे पत्रकार भी थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब यहाँ तक जब करा लिए तो हमें अच्छे से पता है कि मात्र 35 साल जिए हैं। तो 35 साल जिए हैं, तो इनकी मृत्यु कब होगी? अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1850 में 35 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी की वो शाम है जब भारतेंदु जी इस दुनिया से क्या हो गए? अलविदा हो गए, चले गए। लेकिन जाने से पहले इतनी सारी रचनाएं कर दिए, इतना सारे चीजें कर दिए कि हिंदी को अजर अमर बना दिए। ठीक है, डाउट है किसी को कुछ? नहीं। ये पार्ट 1 था भारतेंदु जी का। ठीक है, पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें कही गई है, बताई गई है, जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहां से उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी जितनी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं किए हैं, कौन सी नाटक किए हैं, कौन सा निबंध लिखे हैं, कौन सा काव्य लिखे हैं। ठीक, तब जाकर भारतेंदु जी अच्छे से हमारे क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। अगला पार्ट में इनकी महत्वपूर्ण बातें को पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।